हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन होनी है, जिसका पूरी दुनिया में जो है शोर मचा हुआ है कि भाई ट्रंप और मोदी जी की तो बड़ी दोस्ती जारी थी। ट्रंप ने मोदी जी के लिए हाउडी मोदी का अमेरिका में जो है वेलकम किया, और यहाँ पे जो है वो मोदी जी ने ट्रंप का, आप जानते ही हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में इकट्ठे हो गए थे, सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का। वहां पे उनका स्वागत किया था, और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन तक में मोदी जी ने जो है वो ट्रंप को सपोर्ट किया और कहा अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के उन्होंने वहां पे शब्द कहे। लेकिन ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद और अपना ओथ लेने के फौरन बाद को अच्छा रवैया इंडिया के साथ नहीं रखा, बल्कि किसी के साथ भी नहीं रखा। भारत की, अपना अमेरिका की जो इकॉनमी है बुरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है। अगले साल कहा यह जाता है कि तकरीबन 9 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में उनको देना है। पैसा कहाँ से आए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वाइप आउट हो गया अमेरिका का। तो अब उनके पास सवाए इसके और कोई चारा नहीं है कि या वो अपने लोगों के ऊपर भारी टैक्स लगाएं, और या फिर वो दूसरे देशों से जो सामान आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएं और चीजें लगाएं, जिसको आम जुबान में हम टैरिफ कहते हैं। अब अगर वो अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत बड़ी एक तहरीक शुरू हो सकती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इन पे टैक्स नहीं लगाते, टैरिफ लगा देते हैं। अब टैरिफ लगाएंगे तो वो चीजें महंगी होंगी, तो जाएगा तो वो आवाम की जेब से ही। लेकिन आवाम को ये धोखा कह लें या ये कंफर्ट दिया है कि भाई आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये बाहर की चीजों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है क्योंकि ये जो है अमेरिका में आके सनत लगाएं, यहाँ कारखाने लगाएं। और इस हवाले से अब इंडिया के ऊपर जो है ट्रंप बहुत सख्ती कर रहे हैं। उन्होंने अब टैरिफ जो है वो मजीद बढ़ा दिया है, उसकी तफसीलात हम जानेंगे अभी। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो यूक्रेन की जो वॉर है उसके खिलाफ रूस को फंड कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑयल ले रहे हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है अमेरिका में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान, जिसको मैं समझता हूं कि ट्रंप के जो ये पूरा सिलसिला है जंग रुकवाने का, उसमें एक टर्निंग पॉइंट। एक वो वक्त था जब बेइज्जत करके ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया था। आप सब ने वो दुनिया भर में वो फुटेज देखी है, जिसमें मार्को रूबियो, जेडी वैंस और ट्रंप जो है वो ऐसे ऐसे उंगलियां करके उसको कह रहे हैं, बल्कि उसके कपड़ों के ऊपर भी तबसरा कर रहे हैं कि भाई तुमने सूट क्यों नहीं पहना। तो इस तरह से। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इन्होंने ये कहा है ट्रंप ने कि वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे, और ज़ेलेंस्की को उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पहले जो जमीनें ले चुका है रूस, वो भी तुम्हें वापस मिल सकती हैं। हालांकि ये वही ट्रंप है जो कह रहा था कि भूल जाओ कि जो यूक्रेन की इलाके रूस के पास चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, और वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो रहा है और इसमें इंडिया के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो आपके जाने पहचाने हैं, स्कॉलर हैं इंडिया से। तो उनको हम जोड़ लेते हैं अपने साथ और फिर आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नमस्कार, राम राम। थोड़ा सा हेडरूम कम कर लें अपना प्लीज, थैंक यू। क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? ये राना बड़ा था मोदी जी का और ट्रंप का, तो क्या इसको हम ट्रंप साहब की फतह और मोदी जी की नाकामी तो जरा स्ट्रॉन्ग लफ्ज हो जाता है, लेकिन मिसकैलकुलेशन कह लें। हाउ डू यू सी? नहीं सर, मैं इसको मिसकैलकुलेशन तो नहीं कहूंगा। ट्रंप साहब ने कोई इंस्टीट्यूशनल एज सच रिश्ते नहीं खराब किए हैं। उन्होंने दो चीजें की, एक तो ट्रंप टैरिफ बढ़ा दिया है, दूसरा उन्होंने ये प्यूनिटिव टैरिफ ठोक दिया है। यही दो चीजें उन्होंने प्रो एंटी इंडिया की है। मगर अगर आप याद करें, अपने पिछले वाले टर्म में भी वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड के हवाले से प्रो इंडिया नहीं थे। उस समय भी उन्होंने इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी के स्टेटस से डाउनग्रेड करके और सेमी डेवलप्ड के उसमें डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड बेनिफिट्स इंडिया लेता है एज अ डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया के साथ वो चीज अप्लाई नहीं करती है। तो ये तो कंटिन्यूटी हो रही है। ट्रम्प 1.0 में भी था, ट्रम्प 2.0 में भी ट्रेड वाला उनका जो फैक्टर है वो दिखा है। हाँ, जो चीज इस बार सबसे ज्यादा अलग हुई है, जिसने वाकई में रिलेशनशिप को स्ट्रेन में डाला है,
वो है ट्रम्प साहब का ये क्लेम कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के वॉर को रुकवाया है। ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डॉक्ट्रिनल शिफ्ट ला देता है पॉलिसी को। अगर हम ये मान जाएं कि ट्रम्प साहब का इंटरवेंशन हुआ और उस इंटरवेंशन की वजह से इस वॉर को रोका गया या सस्पेंड किया गया, जो भी सही वर्ड है, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने हमारा एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन, बाई पार्टीजन प्रिंसिपल्ड पोजीशन है ये कि इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना हम उसके लिए किसी भी तरीके की तैयारी रखते हैं। तो ये उनको समझना चाहिए था, पर वो समझे नहीं, बिकॉज आई थिंक कि मिस्टर ट्रम्प पर्सनली राइट नाउ इज ऑब्सेस्ड विद द नोबेल पीस प्राइज। आज मैक्रोन साहब ने भी उनको कह दिया, अभी आपने सुना होगा वो जो यूएनजीए के असेंबली में वो पहुंचे स्पीच में देने, उन्होंने कहा मैंने 7 वॉर रुकवाए हैं, कंबोडिया और थाईलैंड, उसके बाद पता नहीं कोई साउथ अफ्रीका की कंट्री थी, फिर कोई इंडिया पाकिस्तान, ऐसे करके उन्होंने कहा कि आई हैव प्रिवेंटेड, आई हैव स्टॉप्ड 7 वॉर्स। तो मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद मैक्रोन साहब का स्टेटमेंट आया कि आपको हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे अगर आप गाजा का वार रुकवा दें, क्योंकि गाजा का वार सही है भाई। मैक्रो साहब ने कहा कि आप गाजा का वार रुकवाइए, आपको वो रुकवाओ, फिर बात करो, फिर बनता भी है नोबेल, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैक्रोन साहब ने कि भाई गाजा में देखिए जो वॉर है वो इजराइल करता है, और इजराइल के पास जितनी भी जो भी ये आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो आप दे रहे हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन का सप्लाई आप कर रहे हो, तो आप ही वॉर रुकवा सकते हो। तो दिस वाज, एवरीवन नोज कि ही इज ऑब्सेस्ड विद नोबेल पीस प्राइज। परहैप्स ही नोज कि ये उनका लास्ट टर्म है, एज भी हो रही है और फिजिकल वो कैपेसिटी अब नहीं बची है। तो एक मेरे ख्याल से एक ये डिजायर है जिससे पर्सनल कोई उनकी रिश्ते खराब हो गए होंगे मोदी साहब से, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता? तो वो एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और दूसरी तरफ वो फिर टैरिफ भी लगाते हैं। वो कह रहे हैं ना कि इंडिया जो है वो रूस की मदद कर रहा है, रूस से तेल खरीद के। तो नहीं लेना चाहिए फिर तेल? अगर अमेरिका से दोस्ती करनी है तो क्या करें फिर? तेल ना लें रूस से। वो कह रहे हैं ये तेल रूस से लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर यूक्रेन को भेज देते हैं। देखिए, ये उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉर है। उनका ये मानना है कि रशियन वॉर को रुकवाने का तरीका है रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल्ड कर दो। रशिया की इकोनॉमी अगर क्रिपल हो जाएगी तो वॉर रुक जाएगा, वो यूक्रेन में अपने आप को अपने लोगों से लड़ नहीं पाएंगे, यूक्रेनियन से। मैं ये पूछता हूं कि अफगानिस्तान का वॉर कौन सा बड़ा इकोनॉमी थी, इकोनॉमी अफगानिस्तान की 0 इकोनॉमी थी, फिर भी वो लड़ते रहे। तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ फाइनेंशियल सैंक्शन और पैसे अगर रुक जाएंगे तो पुतिन साहब जो है वो रुक जाएंगे, और इसलिए सारे के सारे उनके जो फाइनेंसिंग या इकोनॉमिक जो व्यू जो 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 पॉइंट्स है उसको प्लग कर दो। आई थिंक इट्स अ वेरी, इट कैन हैव सम इम्पैक्ट, बट ये वो इम्पैक्ट नहीं ला के दे सकता जो इम्पैक्ट वो सोच रहे हैं कि पूरा एकदम वॉर रुक जाएगा। अब ये कहना, क्योंकि हमारे एस जयशंकर साहब ने कहा कि भाई ये हमने ऑयल अमेरिका के कहने पे खरीदा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप रशिया से ऑयल लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं लेंगे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर भाग जाएंगे और ये एक तरीके से इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ होगा। तो वो मतलब रशिया को रशिया से लड़ना भी चाहते थे नाटो के थ्रू, बट एट द सेम टाइम वो जो है अपने होम टर्फ में या यूरोप में जो है किसी तरीके का इकोनॉमिक इन्फ्लेशन नहीं देखना चाहते थे। तो इंडिया ने ऑयल खरीदा वॉर को सस्टेन करने के लिए नहीं, बल्कि वॉर को रुकवाने के लिए, वरना वो तो जो प्राइस का शूटअप होता मार्केट में, रशियन ऑयल अगर गायब हो जाता और सारे के सारे जो खरीदार होते वो सऊदी अरेबिया या और जो इस तरीके की कंट्रीज हैं ओपेक वाली उनके पास पहुंचते, तो प्राइसेस तो बढ़ने थे ना। इनको कोरोना में लॉस हो चुका था सारे ओपेक कंट्रीज को, तो ये तो और कट कर देते प्रोडक्शन और कट करते तो उनके तो कॉस्ट और भी ऊपर जाते ना। भाई मान लीजिए अगर 10 बैरल की डिमांड है, मैं 5 बैरल को अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसके बाद मेरे तो ऑयल की जो है वो डिमांड बढ़ेगी तो हम कोरोना का नुकसान पूरा कर लेंगे।
तो इस तरीके का लेवरेज जो ओपेक कंट्रीज के पास ना जाए, इसलिए ट्रंप ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी जी से कहा कि आप ऑयल खरीदिए रशिया से ताकि मार्केट में बैलेंस हो, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि इतना बड़ा सपोर्ट हो जाएगा ऑयल खरीदना रशिया के लिए कि रशिया 2-3 साल तक वॉर को खींच लेगा। और मजे की बात यह है कि यही रिफाइंड ऑयल हमसे यूक्रेन भी खरीद रहा है रशिया का। तो रशियन ऑयल, जो अगर आप ये कह रहे हो कि रशियन ऑयल जो हम खरीद रहे हैं उससे रशिया पैसे बना रहा है, तो भाई यूक्रेन भी उसी से पैसे बना रहा है, क्योंकि वो भी डीजल हमसे ले रहा है, वही रशियन डीजल वो खरीद रहा है। तो देखिए ये, और मैं ये कह रहा हूं कि डब्ल्यूटीओ खत्म हो गया, आप जाओ डब्ल्यूटीओ में। अगर, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की रिजीम है कि जो गुड्स ऑफ ओरिजिन है, बहुत कुछ रहता है कस्टम ड्यूटी और इसका, अगर गुड्स ऑफ ओरिजिन उस कंट्री से आ रहा है जो कि डब्ल्यूटीओ की बेनिफिट का फायदा नहीं ले सकता, तो आप गुड्स ऑफ ओरिजिन के रूल के तहत में यू कैन टेक सर्टेन एक्शंस। आप डब्ल्यूटीओ में इसको क्यों नहीं उठा रहे हो? आपने सिंगल हैंडेडली डब्ल्यूटीओ खत्म कर दिया, सैंक्शन ठोक दिए, वो भी टैरिफ लगा दिया, विच इज जो ये ट्रेड लॉ सारे आपने बनाए थे। ये तो सारे ब्रेटन वुड, जो ब्रेटन वुड फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर इनका बनाया हुआ है। आज आप ही ब्रेटन वुड को डिसमेंटल कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया ने ऑयल खरीद के वॉर को परपेचुएट किया है, ये गलत है। बल्कि इंडिया ने ऑयल खरीद के आज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दुनिया को प्रोवाइड की, क्योंकि उनका 2% से सीधा 40% हमारी आज ऑयल इंपोर्ट का हम रशिया से खरीदते हैं, विच हैज गिवन रशिया आल्सो एंड यूरोप आल्सो अ लॉट ऑफ लीवे। एंड देन टू, भाई हम तो यूरोप में थे, आप तो अभी भी यूरोप में हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग शूट अप कर गई है सर पिछले 3 साल में, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है। आप बताइए इसके बारे में जरा। बहुत बैद देगा ना, चाय चाय पी रहा हूँ और डबल रोटी और चाय पे गुजारा चल रहा है। यहाँ तो बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। गैस का दाम एक जो पाउच होता है 30 ग्राम का टोबैको का, वो 25 पाउंड का हो गया है। 25 पाउंड का रोलिंग टोबैको, वो जो रोली टोबैको होता है, 30 ग्राम रोली टोबैको गोल्डन वर्जीनिया 25 पाउंड का हो गया है। एक सिगरेट की डब्बी जो है वो भी 15-15, 20-20 पाउंड की एक सिगरेट की डब्बी हो गई है सर यहाँ। मैं वो खरीदता था, तो आधा सिगरेट पीते हैं, आधा बुझा के रख लेते हैं। ये हाल है। अरे जब वॉर शुरू हुई थी सर, तो सनफ्लावर ऑयल तो सारा का सारा यूक्रेन से आता है। मैं तो जर्मनी में था, सनफ्लावर ऑयल पूरा कुकिंग ऑयल गायब था, मतलब शॉप से। लोगों ने, मैं उस समय हैम्बर्ग में था, लोगों ने रात भर खड़े होकर के तेल खरीदे, पूरा मार्केट से तेल गायब हो गया था। कुकिंग ऑयल खरीद लो। तो अभी विंटर शुरू हो जाएंगे 1 महीने में, तो यूरोप को तो चाहिए होगा और भी गैस, क्योंकि यूरोप अगर आज की डेट में अपने आप को हॉट नहीं रखेगा, मुझे नहीं लगता कि इन यूरोपियंस में वो हिम्मत बची है कि वो यूरोप का जो ठंड है उसका सामना कर पाएंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो इज इंडिया गोइंग टू लुक समवेयर एल्स? देखिए, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स तो बिल्कुल ढूंढना ही पड़ेगा ना भारतवर्ष को, बिकॉज उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो टैरिफ है ये 6 महीने से ज्यादा चलेगा, बिकॉज कि देखिए साइमल्टेनियसली हो ये रहा है कि अभी यूएस की ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम भी आई है, क्योंकि ये करने के बाद ट्रंप साहब ने जब इंडिया के ऊपर प्यूनिटिव सैंक्शन लगा दिया था, सारे यूरोपियन कंट्रीज ने फोन किया ट्रंप को। और आपने सुना होगा फिनलैंड के राष्ट्रपति साहब ने तो कहा कि भाई अगर आप इंडिया को एलियनेट करते हो तो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, वी आर गोइंग टू लूज इट, वेस्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है अभी आज की डेट में टैरिफ का, ये अफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए, और वो चल भी नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है कि एट द सेम टाइम ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम अभी आई थी इंडिया में 2-3 दिन पहले, वो नेगोशिएट करके गई है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि नवंबर दिसंबर तक कुछ ट्रेड नेगोशिएट हो पाएगा, और ये ट्रेड अब अच्छे से नेगोशिएट हो पाएगा, बिकॉज ट्रम्प साहब हैज आल्सो गॉट अ मैसेज। वरना तो उनके पहले वो ट्रेड बेस्नेट साहब थे और सलीवान साहब थे, वो तो रोज पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे थे भाई कि इंडिया टैरिफ महाराजा है और ये है और वो है। अब थोड़ा सा बैलेंस होगा जब उनके ऊपर पूरा वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर पड़ेगा, और इंडिया ने साफ कह दिया कि हम अपना एग्रीकल्चरल और डेयरी जो मार्केट है वो हम नहीं खोल सकते। भाई हमारे जो छोटे दूध उत्पादन करने वाले, बहुत अच्छी बात की है
ये हाँ आपकी अच्छा, यहाँ पे मैं दर्शकों को, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, ये जो पॉइंट आपने उठाया है यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि हम अपनी फार्मर मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए मंडी अपनी उस तरह से नहीं खोल सकते आपके लिए, ठीक है ना? यही मैं पाकिस्तानियों को समझाता हूं कि तुम्हारी इकोनॉमी को चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने इसलिए बर्बाद कर दिया कि तुम्हारी गवर्नमेंट्स में इतनी ताकत नहीं थी कि उन पे वो कस्टम ड्यूटी लगा के उसको जो पाकिस्तान के अंदर चीजें बनती हैं उनको सस्ता रखते और चाइनीज चीजों को महंगा रखते। उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट को जो भी थी थोड़ी छोटी मोटी मार्केट, उसको प्रोटेक्शन नहीं दी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज वहां पे बिल्कुल तबाही मच गई है। जी प्लीज बैक टू यू सर। जी बिल्कुल, और ये बात मेरे दिमाग में नहीं आया, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे बताया सर, आई मस्ट बी ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पे मोदी जी को देना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि देखिए जितनी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, सब ने ये कहा है कि भाई 3 सेक्टर हमारे लिए एकदम हम नहीं खोल सकते। अब आप वहां पे इतना चीज बना रहे हो, और हमारा चीज जो भारतीय दर्शक के जानते हैं, अमूल करके हमारी कंपनी है जो दूध के मक्खन के, और उसमें वो, और अमूल का कंपनी चलता कैसे, अमूल कोई कंपनी भी नहीं है, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जो उस इलाके के जो जो दूध वाले हैं, जो ग्वाले हैं या दूसरे लोग हैं, वो अपना दूध जाकर के उस कोऑपरेटिव में बेचते हैं। वो कोऑपरेटिव ने फिर अब चूंकि उसको बहुत प्रॉफिट होता है, उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रखी है, पाश्चराइज करते हैं, पाश्चराइज करने के बाद उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। आज अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमूल का घी है, अमूल का मक्खन है, अमूल का आइसक्रीम है, अमूल का दूध है, इट्स ब्रांड इन अनटू इटसेल्फ। अब आप इसमें ला करके वेस्टर्न उसको वो कंपटीशन दे दो, तो हमारा तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर खत्म हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हर चीज में अलाउ नहीं किया जा सकता। और ट्रम्प साहब क्या करें, ट्रम्प साहब भी तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में आके बनाओ। तो हम कौन सा गलत कह रहे हैं? आप करें तो मांगा है, और हम करें तो वो मतलब ट्रम्प महाराजा हम हो जाते हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और हमारा जो वीकर सेक्शन है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूरल बैकग्राउंड है। इंडिया आज भी 70% रूरल में रहता है। हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं वो आज भी 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा के जमीनों पे सर्वाइव करते हैं, जो बोते हैं वही खाते हैं। वी कैन नॉट ओपन इट फॉर मार्केट, की उनका जो रहा साहब पैसा बनता भी है वो साल भर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी कमाते हैं वो भी खत्म हो जाए। सो वी कैन नॉट अलाउ जो एग्रीकल्चरल मार्केट को खोलना, या ये जो ये पैकेज्ड गुड और ये पैकेज फूड और ये सब आते हैं, वी कांट अफोर्ड। अदरवाइज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, और आपने जैसा बताया फार्मा सेक्टर, दोनों के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। जी अच्छा, ये H1B वीजा की बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ये इन्होंने लिखा है टिंटिन ने, ये टिंटिन हमारे रेगुलर आते हैं इस पे। ये कह रहे हैं कि यूएसए नीड्स टू बैन ऑल H1B वीजा सो ऑल दीज वर्कर्स वर्क इन इंडिया, यानी इंडियन टेक जो है वो इंडिया में आके काम करें, innovation, etc. But India needs to build a new city with superb infrastructure to accommodate companies, startups, and workers. Invite Taiwan, Japan, etc. to innovate and make in India. And we need TAF, Australia type education to support manufacturing, not current trend of government jobs. Only manufacturing will make India great again. G, your comments on H1B जी, visa and Tintin. टिंटिन साहब के उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले हम H1B वीजा की बात कर लें। H1B वीजा वाज द सक्सेस स्टोरी ऑफ अमेरिका। उसका कारण ये था कि इससे ये टैलेंट और रीजनेबल कॉस्ट पे जो है वो स्किल्ड वर्कर लेकर के जाते थे। और रही बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के जॉब चुरा रहे हो, तो भाई आप एक फ्री इकोनॉमी भी बनाना चाहते हो, यू टेक प्राइड इन बीइंग अ फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट एंड फ्री सोसाइटी, तो फिर फ्री सोसाइटी में ये कहां से आ गया कि जॉब चोरी करके जा रहे हो? इकोनॉमी या कंपनीज जो है वो तो प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती है ना भाई। आप अगर चाहते हो कि आपकी कंपनियां जो है वो दुनिया भर में बिजनेस करे, अब इंडिया अपने यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम को बैन कर दे या दूसरे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बैन कर दे, तो आप क्या फील करोगे? तो उसी तरीके से अगर आप H1B वीजा पे बुला रहे हो रीजनेबल, क्योंकि आपका ये कंपनी कितना कितना सेव करती है इसकी वजह से। एक H1B वीजा वाला जो है वो 2000 $2500 $1500 $2000 पे काम कर लेता है पर महीना पे। इतने पे कोई काम करेगा? जरा यूएस में जरा पूछ के देखिए, जो लोकल लेबर रेट है नहीं अफोर्ड कर सकते वो, और जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा।
तो अमेरिका चाहे जो भी कर ले, जो उनके लेबर लॉज है, जो हाई वेजेस हैं, वो बिल्कुल मेक इन अमेरिका को इन कॉम्पिटिटिव कर देंगे। वो मार्केट में दूसरी जगह पे अमेरिका का बना हुआ सामान आज कौन खरीद पाएगा? यदि उसकी लागत ही हो रही है $1 लाख प्रोडक्शन का कॉस्ट हो रहा है, तो वो बाहर कौन खरीदेगा भाई इतना ज्यादा महंगा गाड़ी और इतनी महंगे कॉस्ट वाली चीजें? So that is not possible. So H1B visa was a solution to get a reasonably priced, highly skilled worker. अब वो कह रहे हैं कि भाई ये हाईली स्किल्ड वर्कर हमारी नौकरी खाने तो करके देख लें। और H1B वीजा वैसे भी टेम्पररी रहता है। वो जो मेरे ख्याल से 60-70% लोग इंडिया आने में कोई मेरे भाई साहब थे, मुझे आज भी याद है, मेरे मौसी का लड़के हैं, वो पुणे में अभी आजकल है, वो खुद अमेरिका में थे 8-10 साल। जब बच्चे उनके बड़े होने लगे, दोनों अमेरिकन सिटीजन है क्योंकि पैदा वहीं पे हुए थे, मगर जब वो सब हो गए थे थोड़े छोटे 5-6 साल के, तो लेकर के इंडिया चले आए। तो उसका रीजन ये था कि वो कहते थे यार कि अमेरिकन सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है, हम अपने बच्चों को उस तरीके का वो नहीं देना चाहते हैं अपब्रिंगिंग। तो H1B वीजा वाले बहुत से लोग हैं जो कि आज की डेट में वापस आना चाहेंगे। बच्चे उनके शायद आप आना जाना चाहते हो, क्योंकि वो वहां जब आप पैदा हो जाते हो तो फिर उस सोसाइटी में आप ज्यादा घुल मिल जाते हो। तो आई थिंक की बात टिंटिन जी बिल्कुल सही कर रहे हो। लोग लेबर को इंडिया में, जो ये लोग गए हैं, ये बहुत कुछ सीख के गए हैं, ये इंडिया में आए, इंडिया में इनोवेट करें। और जो अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं दूसरों को, आप बेचे अपना सॉफ्टवेयर, यहां से बना करके बेचें। कोई जरूरी थोड़ा कि अमेरिका के साइट पे रह के ले। लेकिन ये भी है कि कई लोग अमेरिका इसलिए जाना चाहते हैं कि वो इंडिया छोड़ना चाहते हैं, एज इन की वो एक दूसरे लोकेशन में रहना चाहते हैं, उनको वो जगहें पसंद आ जाती हैं। तो फिर ऐसे लोगों को एक टफ टाइम तो देखना पड़ेगा। और H1B वीजा में इंडिया का भी लॉस होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज काफी लोगों को बेचती हैं, उससे हमें सब्सटेंशियल रेवेन्यू भी जनरेट होता है फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से, उसका थोड़ा लॉस होगा। बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। इतना इजी नहीं है, अमेरिकन इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा इसका। बहुत ज्यादा कॉस्ट प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। प्रॉफिटेबिलिटी गिरने का मतलब है उनको जॉब लॉस होगा, तो वो उल्टा उनको काटेगा। जो वो सोच रहे हैं कि हमको जॉब मिलेगी, होगा एग्जैक्टली उल्टा, और जॉब घट जाएगा। क्योंकि जब प्रॉफिट शेयर घटेगा आपका, तो फिर जॉब कहां से आप दोगे, पैसे कहां से दोगे अपने एम्प्लॉइज को? जी। तो ये जो अमेरिका का इस वक्त जो एक इनस्टेबल और अनसर्टन इकोनॉमिक रवैया है ग्लोबली, क्या इसकी वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ सकते हैं या आ रहे हैं? हमने एससीओ में भी देखा है और उसके पहले भी देखा है। आना तो चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट सर, आप भी जानते हो, मुझसे अच्छे तरीके से जानते हो कि इंडिया और चाइना इज नॉट दैट इजी। वी हैव एन एक्रिमनी गोइंग ऑन फॉर लास्ट 60-70 इयर्स। बॉर्डर के इश्यूज है, चाइना के अपने कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं जो वो इंडिया को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। बट अगर होता है तो क्यों नहीं? बिकॉज कि देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत, अगर अमेरिका और चाइना 1979 में एक हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट? यू नेवर नो, प्रोवाइडेड चाइना अंडरस्टैंड्स कि इंडिया ऑल्सो नीड्स टू ग्रो। आप इंडिया के ग्रोथ को अगर स्टक ऑफ करोगे या उसको आप जो है ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, पाकिस्तान को आप न्यूक्लियर वेपन दे दोगे, आप जो है इंडिया को पर्ल ऑफ वो बना करके, रिंग ऑफ पर्ल बना करके जो है घेरने की कोशिश करोगे, तो वो फिर तो नहीं किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल होगा। इंडिया की सेंसिटिविटीज आपको समझनी पड़ेंगी। जो पीओके में उनका वो चल रहा है, बॉर्डर एंड ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो हमको नहीं पसंद है भाई। सीपेक कॉरिडोर जो सो कॉल्ड है उनका, अभी यार एंटी सीपेक, क्योंकि वो हमारे लैंड से जा रहा है और हमसे बिना पूछे जा रहा है वो। तो देयर आर सम इश्यूज व्हिच आर मेजर इरिटेंट्स। लेकिन अब देखिए कि हो सकता है कि नई जरूरतें हों और नई समझ हो, नई कोई लीडरशिप आए, तो वो सारे के सारे इंडिया चाइना रिलेशनशिप को रिसेट करे। उनका जो मेन सेंसिटिविटी है, वो कहते हैं दलाई लामा को आपने रिफ्यूजी स्टेटस दे रखा है, आपने तिबेटियन गवर्नमेंट को एक प्लेस दे रखा है इन एग्जाइल, वो उनके लिए मुद्दा है। बट तो इट्स नॉट दैट इजी, बट यू नेवर नो द सर, क्योंकि कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। And perhaps what Trump Saab is doing, it might bring China, India, and Russia and BRICS much closer than they initially would have thought of. बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपका हमारे साथ आज जुड़ने का और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने का। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर आज के प्रोग्राम से उन्होंने बहुत सीखा होगा,
क्योंकि दोनों रुख उन्होंने दिखाए हैं आपको अभिषेक जी ने, और बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारियां और एनालिसिस आपके सामने रखा है। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन जरूर करें, मेंबर बने चैनल के, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।